हाँ यार वो क्वेश्चन हो गया था क्या ये वाला? नहीं हुआ? देखो यार कभी कभी क्या होता है ना कि सीरीज पैरेलल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका, एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मान लो तुमने यहाँ पे बैटरी जोड़ दी 20 वोल्ट की, ये कुछ भी ले लो, कोई भी बैटरी जोड़ दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। क्यों? बस करंट चेंज होता रहेगा, जो भी अलग बात है। 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, अब तुम क्या करो, करंट निकालो यार इसमें से। ये करंट निकालो आई, कैसे निकालोगे? वही किरचॉफ लॉ लगा के, ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ से आई जाएगा, ऊपर चला जाएगा कितना, I1, और यहाँ पर I माइनस I1, ऐसा हो गया। फिर वो I1 ऊपर जाएगा, फिर दोबारा से अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ ले लो I2, और नीचे हो जाएगा I1 माइनस I2, ठीक। उसके बाद ये नीचे आएगा और ये इधर आ रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इधर कितना जाएगा, I1 कट गया, I माइनस I2, I माइनस I2। जंक्शन रूल लगा के देख लो, सही है वो, जितना करंट घुस रहा है उतना करंट निकल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, सब कुछ हो गया। तो अब लगाएंगे हम किरचॉफ लॉ। तो A इसको यहाँ ले लो, A B C इसको D ले लो, इसको कुछ ले लो पॉइंट E, ठीक है। पहले ये A B C ले लो यार, छोटा सा लूप, जंक्शन रूल तो हमने पहले ही लगा दिया। तो लूप A B C A, तो क्या होगा इसमें, A से शुरू करो, ऐसे घुमा लो, ये छोटा सा ही है, माइनस I1, फिर माइनस I1 माइनस I2, फिर प्लस I माइनस I1, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, I1 तीन बार I1 आ रहा है, माइनस 3I1 माइनस I2 प्लस I इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये नहीं प्लस आएगा ना, प्लस माइनस की गलती होने से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरा ये लूप ले लो, BD फिर क्या हो जाएगा, यहां से शुरू करो ऐसे करके, माइनस I2 प्लस 2I माइनस I2, फिर ऊपर प्लस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा ये, I2 कितने हैं, 2 3 4, माइनस 4I2 प्लस 2I प्लस I1, दो इक्वेशन आ गई, लेकिन 3 वेरिएबल है। एक और ले लो, एक कहाँ से लोगे, ये बड़ा वाला लूप ले लो। देखो तुम ये भी ले सकते हो ABDCA, लेकिन ये मत लेना, इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसी लूप के अंदर वो दोनों लूप हैं जो तुम पहले ले चुके। तो तुम क्या, जब तुम बड़ा लूप लोगे तो तुम्हारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी वही, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे याद रखना, अगर तुमने दो लूप ले लिए तो तीसरा इनको बड़ा वाला मत लेना, क्योंकि उसी के अंदर तो दोनों लूप हैं। तीसरा लूप लेके तुम्हारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करके जो इक्वेशन आएगी वही इक्वेशन इस बड़े वाले लूप को लेके आ जाएगी, देख लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई दूसरा ही लूप लेंगे जिसमें ये छोटे लूप नहीं है, ये ऐसे ले लो ना यार, ABDEA, ठीक। तो फिर आगे लो माइनस I1 माइनस I2, कुछ भी नहीं है तो हो गया, प्लस V इज इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं।
लेकिन एक और वेरिएबल आ गया इसमें। नहीं वेरिएबल नहीं आया, ठीक है वेरिएबल नहीं, वो तो v है, v तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है वो, तुम 2 ले लो 10 ले लो कुछ भी ले लो, ठीक है v ले लो। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन आ गई। अब सॉल्व करते हैं, कैसे करें? पहले यहाँ से एक काम करो, I1 निकाल लो। I1 क्या आ जाएगा? v माइनस I2। अरे ठीक है कि नहीं? उस I1 को हर जगह डाल दो जहाँ जहाँ I1 है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इन दोनों में डाल दो, इसमें डालो। क्या आएगा? -3v माइनस I2 प्लस I2 प्लस I, ये कितना आ जाएगा? -3v और प्लस 4I2 प्लस I, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ, ऐसा भी लिख सकते हो, 4I2 प्लस I इज इक्वल टू 3v। ठीक है, अब सेम I1 को इसमें डालो। कहाँ गई वो इक्वेशन? ये रही, यहाँ पे क्या आएगा? -4I2 प्लस 2I प्लस v माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? -5I2 प्लस 2I इज इक्वल टू -v, सही है कि नहीं? ऐसा कुछ करके आ गया। अब ये दो इक्वेशन है, इनको कैसे सॉल्व करें? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले को 4 से, तो ये I2 हट जाएगा ना फिर। ठीक है, इसको 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 20I2 प्लस 5I इज इक्वल टू 15v, और नीचे वाले को -20I2 प्लस 8v 8I इज इक्वल टू -4v, सही है कि नहीं? इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कट जाएगा, यह आ जाएगा 13I इज इक्वल टू 11v। ठीक है, तो v कितना आ गया? 13/11I। क्यों? इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक रेजिस्टेंस बनेगा और बैटरी बाहर से v लगा रखी है, R इक्विवेलेंट। क्यों? इस पे अगर इस पे भी तो करंट I जाना चाहिए क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इस पे इक्वेशन क्या लगेगी? v इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। दोनों कंपेयर करो तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? बस आ गया 13/11। तो ऐसे करके और हम निकाल सकते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल नहीं है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ लगा के हैं। ठीक है, लिख लो। ठीक है भाई, हो गया, लिख लिया। ये वाला हटा दो। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल या फिर बैटरी भी बोल सकते हैं। सेल बैटरी एक ही चीज़ है, बस सेल छोटे होते हैं, बैटरी बड़ी होती है, काम एक जैसा ही होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल को जोड़ दो तो बैटरी बन जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी चीज़ को बैटरी बोलते हैं। ठीक है एक चीज़। अब देखो सेल को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ये पूरा सेल है। ये जो भी हमारे सेल होते हैं, नॉर्मल सेल, घड़ी वाले, जो भी रिमोट वाले, उसको ऐसे दिखाते हो। एक उसका कुछ वोल्टेज होगा और एक उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस हर चीज़ का होता है यार। ठीक है, तो सेल का भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसको बोलते हैं ये E, इसको बोलते हैं EMF। तो जो वोल्टेज हम बात करते हैं 2 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक है, वो एक्चुअली EMF है। जो लिखा रहता है ना सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट, वो EMF होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये एक उसका रेजिस्टेंस हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो
हर सेल का एक होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है, ई। तो ये एक नाम दिया गया है। फोर्स मतलब क्या? फोर्स मतलब फोर्स नहीं है, वो है तो वोल्टेज ही, लेकिन उसको फोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो धक्का मारता है चार्ज को, ठीक है, कितना तेज धक्का मार सकता है, इसलिए फोर्स नाम दे दिया। है वो वोल्टेज ही। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हर सेल और बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, देखा है ना, आज से होता है ये पॉजिटिव। तो ये टर्मिनल मतलब एक होगा इसमें, ये जो एक्चुअली देखो कोई भी सेल है, सेल ऐसा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव है, सेल के कोने में लिखा होता है ना पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव हो गया, एक एंड पॉजिटिव हो गया, दूसरा एंड नेगेटिव हो गया। तो रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस उनके बीच में ही कहीं है वो ऐसे उसके अंदर होता है रेजिस्टेंस, जो भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट सुना है? इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ तो भरा रहता है सेल के अंदर, तो उन्हीं के अंदर से रेजिस्टेंस होता है कुछ, क्योंकि हर चीज़ का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होगी, कुछ ना कुछ लेंथ एरिया कुछ तो होगा, तो R = ρ/L करके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इनके बीच में यही होता है, तो हम उसको अंदर नहीं बनाते, बाहर बना देते हैं ऐसे, ठीक है वो अंदर का ही। तो तुम ये समझ लो कि ये पूरा सेल है और उसका एक एंड है पॉजिटिव, दूसरा एंड है नेगेटिव, उनके बीच में ही कहीं रेजिस्टेंस फंसा हुआ है, ठीक है। हम उसको बनाते ऐसे हैं सर्किट में, ठीक है, साइड में बना देते थोड़ा सा। तो ये क्या चीज़ है? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of a cell, ठीक है, when there is no current। मतलब जब कोई करंट नहीं बह रहा उसमें से, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस और माइनस के बीच में, वही ईएमएफ है, वही ईएमएफ है। जैसे मान लो सेल तुमने उठाया, हाथ में लिया, अभी तो नहीं है ना करंट इसमें, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच में, वही ईएमएफ है। मतलब जब कोई करंट ना हो, जब यूज ही ना हो रहा हो, ठीक है, हाँ, करंट नहीं होना चाहिए उसमें, बस करंट आ जाएगा तो फिर वो उसको ईएमएफ नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, ठीक है। हाँ, तो कोई करंट नहीं बहेगा तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है कुछ। अब देखो, लेकिन आमतौर पे तो करंट चलता है कि नहीं चलता? सेल के अंदर से चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यूज़ करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, और कभी कभी हम सेल या बैटरी को चार्ज भी करते हैं। सेल ख़त्म भी होता है और सेल भरता भी है। जैसे टंकी भरती है खाली होती है, वैसे सेल भी खाली भी होता है और भरता भी है, ठीक है। उसके अंदर मतलब चार्ज आता है, जो भी है उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो वो दो केस हो सकते हैं, या तो सेल भर रहा है या सेल ख़त्म हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं या तो डिस्चार्ज, सेल जब ख़त्म होता तो डिस्चार्ज हो रहा है, और जब भरते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? चार्जिंग, चार्ज हो रहा है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, वही है सेम कहानी, जब तुम यूज़ कर रहे हो तो डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी ख़त्म हो रही है। तो एक केस लेते हैं डिस्चार्जिंग का। पहले डिस्चार्जिंग में बना लेते हैं, देखो ये सेल है, उसका रेजिस्टेंस है, और इसको ई बोल दिया। ई क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ वही है वोल्ट, 1.5-2 वोल्ट जो भी है, जो क्या है, जो लिखा हुआ उस पर, ठीक है। जब करंट नहीं बह रहा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हो गया आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ई तो हो गया ईएमएफ, आर हो गया
इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब ठीक है, इसको ए ले लो, ए और बी। तो बैटरी जो भी सेल है उसके अक्रॉस 2 पॉइंट ले लिए हमने, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी निकाल लेते हैं। इसमें करंट डिस्चार्जिंग में क्या होता है, खाली होता है ना सेल, तो मतलब वो करंट देता है। तो करंट जब यहाँ से निकलेगा आई, तो इसका मतलब करंट वो दे रहा है, तो खाली हो रहा है भाई। ठीक है, जब टंकी पानी देती है तो खाली होती है, तो सेल जब करंट दे रहा है तो ये खाली हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है उसकी। लिखो जरा इक्वेशन, वी ए माइनस ई, आगे बढ़ जाना, माइनस ई, फिर प्लस आई आर। अरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना करंट के, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना इसमें, आई आर इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या आया, अरे ई माइनस आई आर। तो यही पोटेंशियल में वी लिख लो उसको, ई माइनस आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, सिंपल। अगर बैटरी खाली हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, करंट उसमें से बाहर निकल रहा है, ठीक है, और इसका ग्राफ बनाते हैं डिस्चार्जिंग का। ये यहाँ पे V हो गया, वेरिएबल क्या होगा इसमें, V और I होगा, और क्या, E तो कांस्टेंट रहता है और 1.5-2 वोल्ट जो भी है, और R भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए तो वो कांस्टेंट रहता है। ये हो गया I। तो कैसा ग्राफ होगा इसका, ऐसा कुछ होगा, स्ट्रेट लाइन, सिंपल। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा क्योंकि माइनस में आ रहा है। तुम कोऑर्डिनेट्स भी बना के देखोगे तो ऐसे ही आएगा। आई को 0 डाल दो, आई 0 होगा तो वी किसके बराबर, तो वही आ रहा है ना ये, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन देयर इज नो करंट। वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर आ रहा है व्हेन देयर इज नो करंट। आई को 0 डाल दो तो वी इज इक्वल टू ई आ रहा है, तो ये हमेशा आएगा। ये एक्चुअली यही निकाला, यहीं से ही है, ये डेफिनेशन यहाँ से निकली। तो जब करंट 0 तो V इज इक्वल टू ई, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, ई यार, करंट हो गया ना वो एक्स एक्सिस, तो पहला कोऑर्डिनेट 0, ई हो गया। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज 0 है, वोल्टेज 0 डाल दो, क्या आ जाएगा, ई बाय आर। करंट क्या आएगा, ई बाय आर, तो ई बाय आर कॉमा 0। अरे ठीक है कि नहीं, हाँ, तो इतना ही होगा ग्राफ। दूसरा चार्जिंग का, सेम सेल है, अब करंट अंदर घुस रहा है। तो जब हम चार्ज करते हैं ना फ़ोन वगैरह को, तो करंट बैटरी के अंदर घुस रहा होता है, ऐसे। आई, ये आई ए ले लो, इसको बी ले लो, ठीक है भाई, हाँ, ये आर हो गया, ये ई हो गया। लगाओ इक्वेशन, वी ए माइनस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, कितना आ गया, ई प्लस आई आर। तो ये वी ही है, वी इज इक्वल टू ई प्लस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ई प्लस आई आर। समझ में आया, समझ में आ रहा है सब सन्नी, हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसा होगा, V और I, इसमें तो यार I बढ़ाते रहोगे तो V बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, और I 0 करोगे तो फिर वही E के बराबर हो जाएगा, वो तो पता ही है। करंट जब 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर, तो ये तो 0, जब करंट 0, करंट बढ़ाते रहोगे तो ये भी बढ़ता रहेगा, ऐसे करके, इसे कहीं ख़त्म ही नहीं होगा, ये बात है, ठीक है। बना लो डायग्राम, डायग्राम बना।
तो सेल देख लिया हमने, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह ये सब, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अब देखते हैं सेल भी सीरीज और पैरेलल में जोड़े जाते हैं, उसका भी कॉम्बिनेशन होता है, तो पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, पहला ले लो सीरीज, वैसा ही है जैसे रेजिस्टेंस का कैपेसिटर का निकाला, ठीक है, थोड़ा वैसा ही फॉर्मूला, थोड़ा सा अलग है लेकिन ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आ जाती ना, एक उसका ईएमएफ और एक रेजिस्टेंस। तो ऐसे मान लो सेल, दो ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही 3 पे लग जाएगा, 5 पे लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक सेल E1 और R1, उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा सेल ले लो E2 R2, 2 सेल हो गए, और हमने इसको जोड़ दिया बाहर किसी रेजिस्टेंस से, तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा तो क्या होगा, R और साथ में एक ही सेल होगा जो जिसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेल, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ, तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट। इन दोनों सेल को हटा के हमने एक सेल लगाया जिसका ईएमएफ E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। अब इसमें करंट होगा कुछ I, उसमें भी होगा कुछ I, सेम करंट लगाओ, किरचॉफ्स लॉ लगाओ, क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू करो, क्या हो जाएगा, -IR। अरे ठीक है कि नहीं, हाँ एक ही तो लूप है। फिर इस बार -IR2, फिर +E2 -IR1 +E1, 0 हो गया। अब क्या करो, E1 को इधर रखो, E1 E2 को बाकी सबको उधर ले जाओ, तो E1 + E2 क्या आएगा, ये तीनों चीज़ें उधर चली जाएंगी माइनस वाली, IR प्लस, नहीं वो कॉमन ले लिया ना, I कॉमन ले लो, R + R2 + R1 ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इन तीनों को हम उठा के उधर ले गए, I कॉमन ले लिया। इसमें लगाओ इक्वेशन क्या आएगा, E इक्विवेलेंट, इसमें तो सिंपल ओम्स लॉ लग जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R + R इक्विवेलेंट, और ओम्स लॉ क्या था, E इक्विवेलेंट = I × R + R इक्विवेलेंट, ठीक है कि नहीं। ये दोनों सीरीज में ना, तो उनको ऐड कर दिया हम, और फिर ओम्स लॉ लगा दिया, ये आ गया। कंपेयर करो, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस, और यहाँ पे देखो I तो I रहेगा, ठीक है, R की जगह R है बाहर वाला, तो जो बच गया ये वाला, ये R इक्विवेलेंट हो गया, R1 + R2। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि ये निकाल लिया, बहुत सिंपल चीज़ है, सीरीज में तो सीधे ऐड हो जाएगा, और क्या है। लिख लो सीरीज, लिख डालो, पैरेलल भी देख लेते हैं। पैरेलल में क्या होगा, 2 सेल होंगे, यार उल्टा लगा, ठीक है। देखो ये देखो कि ये दोनों E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट तो R1 + R2 है,
R1 R2 की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, कैसे भी लगा लो तो रेजिस्टेंस है, तो सीधा ऐड करके आ जाएगा। लेकिन ये जो EMF है इनका मुंह देखो दोनों एक तरफ है, क्यों? ये उसका पॉजिटिव भी इधर को ही है और उसका भी, तो दोनों की डायरेक्शन। जब तुम टॉर्च के अंदर सेल डालते हो तो ऐसे ही डालते हो ना, एक एक करके 3-4 सेल डालते हो, तो प्लस वाला उसके पीछे दूसरा वाला भी प्लस वाला ही होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ना, जितने भी सेल हैं। हाँ, तो ऐसे ही तभी जाके वो सब ऐड हो जाते हैं। दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड हो गया। ऑपोजिट लगा दो तो माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। तुम किरचॉफ लॉ लगाओगे तो उसमें भी आ ही जाएगा वो माइनस करके। तो डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दो, ऑपोजिट हो तो माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ से भी करंट निकलेगा, यहाँ भाग रहा है और यहाँ से ही भाग रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है। सेम नहीं है तो माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसमें इक्विवेलेंट क्या बनेगा? R हो गया और ये क्या? E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, ये तो बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट निकलेगा, I1 ले लो, यहाँ से I2 और इधर ले लो I, हाँ I1 प्लस I2 हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन उधर जा रहा है I, तो जब मैं बोलूँगा कि इसका इक्विवेलेंट बनाओ तो यहाँ पे कितना जा रहा होगा? I, क्योंकि टोटल करंट तो I है। इन दोनों को हटा के मैं एक लगाऊंगा तो कितना करंट निकलना चाहिए? ये टोटल I, ठीक है कि नहीं? तो वही, तो लगाते हैं लूप, ठीक है, इक्वेशन। अब यहाँ पे ऐसे लगाओ, पहले ये वाला लूप लगाओ जिसमें पहला सेल आ जाए, फिर दूसरा लगाएंगे, तो पहला लूप लगाओ -IR, ऐसा करके -IR, फिर -I1 R1, फिर प्लस E1 = 0, सही है कि नहीं? फिर दूसरे में लगा लो, नीचे से आओ, -IR -I2 R2 प्लस E2 = 0, ठीक है। हाँ, अब क्या करें? ये वाली इक्वेशन में सिर्फ I है, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, I1 I2 हटाना पड़ेगा। तो एक काम करो, इस वाले को ना R1 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा? -IR अपॉन R1 -I1 प्लस E1 by R1 = 0। इस वाले को R2 से डिवाइड करो, -IR अपॉन R2 -I2 प्लस E2 बाय, इसको R1 से डिवाइड किया, इसको R2 से किया, क्यों किया मैं बताता हूँ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर दो, ऐड, तो देखो क्या आएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा ना इसमें से, -IR कॉमन आ गया, 1 बाय R1 प्लस, और इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस फिर कॉमन आ जाएगा, I1 प्लस, और ये क्या होता है? I है, I1 प्लस I2 I, और इन दोनों को ऐड करो तो कुछ नहीं है, E1 बाय R1, ये कुछ ऐसा आ रहा है। माइनस वालों को उधर ले जाओ यार, ठीक है, E1 ऐसे लिख लो, हाँ, E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाय R2 = IR ही है ना, हाँ ठीक है, IR × 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I, सॉरी प्लस I, ठीक है कि नहीं? क्योंकि I1 प्लस I2 I के बराबर है ना, उधर जाके प्लस I हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या करें, इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसको एक नाम दे देते हैं यार, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। मैंने 1/r1 प्लस 1/r2 को एक नाम दे दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये आएगा यही है, इसलिए मैंने ये दे दिया नाम। तो तुम x भी दे सकते हो, y दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो छोटा करने के लिए। मैंने उसको नाम दे दिया 1/r इक्वलेंट, क्योंकि यही आता है बाद में। इन दोनों का ये जो r इक्वलेंट है ये कैसे निकलता है, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के। पैरेलल में है नहीं, लेकिन वो फॉर्मूला ही ऐसे आता है कि वो पैरेलल में ही जुड़ के फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करके आ ही वो रहा है। तो जो आर इक्वलेंट है वो ऐसे आ जाता है 1/r1 प्लस 1/r2, अभी पता चल जाएगा, ठीक है, बता दूंगा। इसको मैंने एक नाम दे दिया 1/r इक्वलेंट, तो क्या बन जाएगा E1/r1 प्लस E2/r2 इज इक्वल टू IR अपॉन R इक्वलेंट, क्योंकि ये पूरा क्या चीज़ है 1/r इक्वलेंट, तो 1/r इक्वलेंट प्लस I, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब क्या करें, R इक्वलेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा R इक्वलेंट इंटू E1/r1 प्लस E2/r2 इज इक्वल टू IR, I कॉमन ले लिया, R प्लस R इक्वलेंट लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, अब कुछ आ गया हमारे पास। तो वो इक्वेशन क्या थी इसकी इक्वेशन क्या होगी इसकी, तो भैया E इक्वलेंट इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R इक्वलेंट, यही है ना। अब ध्यान से देखो, R इक्वलेंट की जगह पे क्या होना चाहिए था, ये R इक्वलेंट तो एक्चुअली मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। तुम नहीं रखना चाहते मत रखो, इसको 1/x रख दो, लो x ले लो, 1/x ले लिया, तो यहाँ पे भी 1/x आएगा, यहाँ पे 1/x, सॉरी x, और ये भी x। तो जो भी x होगा वो R इक्वलेंट के बराबर है, सही है कि नहीं। हाँ, तो देखो ये जो ये x y R इक्वलेंट, तो R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू x, और x क्या है ये, तो मतलब यही R इक्वलेंट है भाई, पैरेलल वाला जोड़ के। तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/x, और 1/x किसके बराबर है 1/r1 प्लस 1/r2। तो पैरेलल में कैसे जोड़ना है, पैरेलल की तरह ही जोड़ना है रेजिस्टेंस को। ये तो हो गया रेजिस्टेंस का काम, R इक्वलेंट आ गया। तो दूसरी चीज, इक्वलेंट की जगह पे क्या, ये पूरा है, ये पूरा E इक्वलेंट की जगह पे है, यही इक्वलेंट है E इक्वलेंट। x क्या चीज है R इक्वलेंट, ठीक है। तो E इक्वलेंट क्या हो जाएगा R इक्वलेंट इंटू E1 बाय, ये आ गया, तो हो गया E इक्वलेंट R इक्वलेंट। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है इसका, R इक्वलेंट तो पैरेलल से आ गया, और दूसरा E इक्वलेंट का फॉर्मूला तुमको याद कर लो, E इक्वलेंट इज इक्वल टू R इक्वलेंट टू E1/r1 प्लस E2/r2। ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ऐसे करके सेल लगा रखे हैं 100 सेल, ठीक है, सीरीज में।
और एक और ये रो है जो कि उसके पैरेलल में लगा रखे हैं, अगेन 100 सेल, हर रो में 100 सेल हैं, सब बराबर है सेल, ठीक है। ऐसे ले लो 1 वोल्ट के, 1 वोल्ट और 1 ओम, सब बराबर है। और ऐसे कितनी रो हैं? 100 रो ले, 100 रोज। ठीक है, तो निकालो जरा इसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट निकाल दो। निकाल दो। निकालो निकालो, हो जाएगा, 1 मिनट का काम है। ठीक है, तीन, हाँ हो गया। अरे इसको कर लो ना, कितना है इसका, पहले टोटल कर लो। 100 वोल्ट और 100 ओम, तो हर रो में ऐसा ही है, 100 वोल्ट 100 ओम, फिर एक और रो 100 वोल्ट 100 ओम, तो कुल मिला के 100 बार पैरेलल लगा दो। तो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/100। कितनी बार? 100 बार। तो 100 इंटू 1/100, तो 1 आ गया, तो आर इक्विवेलेंट 1 आ गया। और ईएमएफ निकालने के लिए ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? आर इक्विवेलेंट तो 1 है, 1 इंटू E1/R1, इसका कितना? 100/100, अगले वाले का भी 100/100, ऐसे करके कितनी बार? 100/100, 100 बार। तो ये कट के 1 हो गया ना, तो 1 + 1 + 1 100 बार, तो 100 आ गया, 100 वोल्ट। तो ठीक है, हो गया। ठीक है, ये निकाल दो, इसमें करंट निकालो, इस वाले में, बीच वाले में 2 ओम में करंट निकालो। ठीक है, जल्दी निकाल दो। कैसे करोगे? किरचॉफ लॉ से, ठीक है, लेकिन एक और चीज से कर सकते हैं। हाँ, दो बैटरी हैं, उनको किस में जुड़े हुए हैं? ये वाली बैटरी और ये बैटरी पैरेलल में कि नहीं है? सीरीज में कहां से आ गई? इसको ऐसे बनाओ ना यार, ये 1 ओम, ये 3, और इसको यहां से जोड़ लो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है? ये लो, इसको पहले लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? इसको ए और बी बोल दो, ए और बी पॉइंट्स। तो
तो ये जो बैटरी है ये वाली 3 और 1 वाली, ये ए और बी के बीच में जुड़ी हुई है, और ये जो 4 और 2 वाली है भी ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। हाँ, और फिर वो 2 ओम, अरे बना सकते हैं कि नहीं, सिंपल सी बात है, ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं सारे, तो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लगा लो। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये कितना है 2, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, अरे 2/3, और ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये कितना था 4, ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2/3 इंटू E1/R1 कितना हो गया 3 प्लस 3/1 प्लस 4/2 5 10/3, ठीक है वोल्ट। तो कुल मिला के इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आया 10/3 और 2/3। तो इसको तुम छोटे में ऐसे बना सकते हो, ये 10/3 और ये 2/3। अब निकाल लो, ओम्स लॉ लगाओ, 2/3 और 2 सीरीज में कितना हो गया 8/3, तो 10/3 इज इक्वल टू आई इंटू 8/3, तो आई की वैल्यू 5/4। ठीक है, सीरीज पैरेलल करके हम निकाल सकते हैं। सेल को सीरीज पैरेलल में डाल दिया यार, तो उससे थोड़ा छोटा ही हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ठीक है।